Hello students, today our topic is MySQL, and in this lecture we are going to discuss SQL aggregate functions, group by clause, having clause and alter table command. Okay, so in our previous lecture we already discussed some aggregate functions and group by clause, but it is very important topic. So let us take a quick revision of all these topics again. After that we will discuss alter table command. So first of all, SQL aggregate function. जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है और ये 19 है जिसमें एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे। और एग्रीगेट फंक्शन इसलिए भी ज़रूरी है, पहला तो ये है कि जब हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं तो ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट फंक्शंस हमेशा यूज़ होते हैं। तो आपको एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको ग्रुप बाय को भी प्रॉपर वे में आप यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि एग्रीगेट फंक्शंस आपके 12th आईपी सिलेबस का पार्ट भी है और वहाँ पर इसको आपको पढ़ना ही होगा। 11th में भी है, आपके 11th में आपको ग्रुप बाय क्लॉज डायरेक्टली दे रखा है, आपका क्लियरली मेंशन है। और जब आप ग्रुप बाय पढ़ेंगे तो एग्रीगेट फंक्शंस आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शंस की बात करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीगेट बोला क्यों जाता है, एग्रीगेट फंक्शंस क्यों बोला जाता है और ये दूसरे फंक्शन से कैसे अलग है। देखिए, एग्रीगेट फंक्शंस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वैल्यू को वर्क करके ये एक एग्रीगेट फॉर्म में एक रिजल्ट देते हैं, एक सिंगल वैल्यू की फॉर्म में एक रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये पता करना है कि किसी क्लास में पर्टिकुलरली कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, या हम ये कहेंगे एवरेज मार्क्स कितने हैं या टोटल मार्क्स कितने हैं, तो जो आंसर आएगा वो एक सिंगल वैल्यू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आ सकता है वो 80 आ सकता है, 81 आ सकता है, 82 आ सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मार्क्स की बात रही तो सभी स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग मार्क्स होंगे, तो इसीलिए इसको एग्रीगेट फंक्शंस बोला जाता है। तो एग्रीगेट फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं आपके? मिन फंक्शन आता है, मैक्स फंक्शन आता है, एवीजी आता है जो एवरेज निकालने के लिए यूज़ होता है, काउंट आता है जो टोटल वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक सम आता है। तो ये बेसिकली 5 फंक्शंस हैं जिनको एग्रीगेट फंक्शन बोला जाता है। तो अभी आई थिंक ये बात आप क्लियरली समझ में आ गई होगी कि एग्रीगेट फंक्शन क्या है। तो अब इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं और ये फंक्शंस हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है। देखिए, फंक्शंस जो होगा उसके आगे पैरेंथेसिस का साइन होगा, तो एक बात तो आप इसको समझ लीजिए ढंग से, ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू होता है आपका, हम उसे बोलते हैं पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। तो जो पास करते हैं हम इसके अंदर। थर्ड ये है कि एक से ज़्यादा पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो पैरामीटर पास करेंगे वो एक कॉलम का नेम होगा जिस पर ये आपका काम करेगा। जैसे अगर मुझको मिनिमम वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर किसी कॉलम पर और कॉलम का नाम मान लीजिए आपका मार्क्स है, तो मैं लिखूँगा मिन और फिर लिखूँगा मैं यहाँ पर मार्क्स। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो मार्क्स होंगे उस पर, उसमें जो भी मार्क्स कॉलम में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पर अभी इसमें एक बात और है कि सिर्फ आप इतना लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको टेबल का नेम भी मेंशन करना पड़ेगा। और सिर्फ टेबल का नेम मेंशन करने से भी काम नहीं चलेगा, आप ये हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होते हैं, तो आप हमेशा सेलेक्ट लिखिए पहले, ठीक है। सेलेक्ट के बाद जो भी कॉलम नेम है वो कॉलम नेम मेंशन कर सकते हैं और उसमें एक कॉलम तो ये फंक्शन वाला होगा ही आपका अलग से। इसके बाद हम फ्रॉम करके टेबल नेम लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम करके हम टेबल नेम लिखेंगे। टेबल नेम मान लीजिए है एस टी यू टेबल नेम है, तो इसका मतलब अब पता है क्या निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि एस टी यू एक टेबल है, उसमें एक कॉलम है मार्क्स, आप उसमें मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और जो भी रिजल्ट होगा मिनिमम मार्क्स का वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आई थिंक अभी ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से मिनिमम मार्क्स निकाले जाते हैं, ओके। तो मिन का मतलब यहाँ पर मिनिमम से है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, क्या ये हमेशा कॉलम पे ही वर्क करेगा या वैल्यूज़ पर भी वर्क कर सकता है? वैल्यूज़ पर वर्क करने का मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे ये पता करना है यहाँ पर कि मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे ये है 1357 और मैं इसमें ये पता करना चाह रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू क्या है और ये एसक्यूएल मुझे पता है। तो फंक्शन तो मुझे मालूम है लेकिन टेबल नहीं है इसमें, क्या करेंगे? तो उस केस में आप लिखिए सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट लिखने के बाद आप लिखिए यहाँ पर मिन। मिन के बाद आप वैल्यू पास कर दीजिए
इसमें 1357 कॉलम नेम ना लिख के वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और अगर टेबल लिखना चाह रहे हैं तो टेबल लिख सकते हैं फ्रॉम ड्यूल। अभी ड्यूल टेबल क्या है, ये वही डिफ़ॉल्ट टेबल है आपकी, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस टेबल के थ्रू कोई कैलकुलेशन करनी तो ये टेबल आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेबल तो चाहिए आपको, सेलेक्ट के साथ हमेशा टेबल नेम का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और है, वो ये है कि अगर आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे सेलेक्ट min 1357 तो भी माई एसक्यूएल में एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये टेबल जो होती है डिफ़ॉल्ट होती है। तो उस केस में भी आप ये याद रखिएगा। जनरली हम इसको करते नहीं हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कोई कैलकुलेशन करने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके लिए तो एक्सेल में कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये सब हैं आपके पास ऑप्शंस। तो हम जनरली टेबल पर ही कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए इस तरीके से हम कॉलम नेम ही पास करते हैं एज ए पैरामीटर वैल्यू फंक्शन में। बट ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको करना है फिर भी सम आपको कभी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि नहीं, आपको एसक्यूएल में ही, माई एसक्यूएल के थ्रू ही आपको कोई कैलकुलेशन पर्टिकुलरली करनी है, मिनिमम मैक्सिमम या एवरेज या कुछ ये निकालना है, आपको कोई एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना है, तो फिर याद रखिएगा, फिर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो अभी आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की, मैक्स की। तो जैसा नाम है मैक्स का, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैक्स से आपको ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेलेक्ट स्टेटमेंट मैक्स के साथ भी आएगा, फ्रॉम टेबल नेम मैक्स के साथ भी आएगा। अच्छा, एक और है इसमें, अगर कंडीशन है आपके साथ तो वेयर के साथ आप कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं, और कंडीशन नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कंडीशन है तो आप वेयर यूज़ कीजिए, कंडीशन नहीं है तो वेयर को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्रीगेट फंक्शन में जो मैक्स सेकंड में जो एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स, बेसिकली ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक टेबल लेते हैं। आप टेबल ले लिया आपने, STU_REC, और इसमें 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब आपको मिनिमम मार्क्स पता करने हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, लिखेंगे मिन, ब्रैकेट में लिखेंगे मार्क्स, कॉलम का जो नेम है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर उसके बाद फ्रॉम, इसके बाद टेबल का नेम, टेबल का नेम के बाद कंडीशन है तो कंडीशन लिखिए, कंडीशन नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है उस कंडीशन को। तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है आपने, वेयर मार्क्स इज़ लेस देन 80, मार्क्स 80 से कम हो, तो मार्क्स 80 से कम का मतलब है ये दोनों कॉलम आपके, ये दोनों वैल्यू सेलेक्ट होंगी, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो सेलेक्ट होगी। हालांकि हम इसको नहीं भी लिखते तो अभी 72 ही सेलेक्ट होती, तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ आपको इतना है कि जो भी कुछ हम वेयर के साथ लिखेंगे, कंडीशन जो भी मेंशन करेंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वर्क होगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। ऐसे ही आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो फिर आप क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप मिन की जगह मैक्स लिखेंगे। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, कुछ चेंज नहीं होगा। सेलेक्ट भी यूज़ होगा, फ्रॉम भी यूज़ होगा, टेबल नेम पहले की तरह यूज़ होगा। कंडीशन है तो कंडीशन को लिखिए, कंडीशन नहीं है तो कंडीशन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये उस कॉलम में 79 आंसर आएगा मैक्सिमम वैल्यू का, और कंडीशन क्या है, मार्क्स इज़ लेस देन 80, मार्क्स इज़ लेस देन 80 है, ठीक है। तो लेस देन 80 में हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, लेस देन 80 तो ये दोनों वैल्यू हो गई, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 79, तो 79 इस केस में आंसर आ जाएगा आपका, देखिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का जो सिलेक्शन होगा वो 72 और 79 में होगा। रेस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, वेयर मार्क्स इज लेस देन 80, तो वो तो फिर काउंट ही नहीं होंगी। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट होगी वही आपका आंसर होगा, और आंसर आ जाएगा उस केस में 79, ठीक। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन और सम फंक्शन। अब आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेम देख के ही समझ में आ रहा होगा। काउंट से हम टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक ये है। अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको, एक कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट। तो जब कभी हम काउंट करते हैं तो ये काउंट के साथ ही यूज़ होता है डिस्टिंक्ट।
तो इसको यूज़ करने का एडवांटेज ये होता है आपका कि अगर वैल्यू रिपीटेड है तो उसे ये सिंगल टाइम कंसिडर करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है प्रवीण और मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नेम के अकॉर्डिंग मैं काउंट करना चाह रहा हूँ। प्रवीण नाम के 2 स्टूडेंट हैं, तो उन दोनों को अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखा जाएगा तो वो सिर्फ एक बार काउंट होगा, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा जाएगा तो दोनों प्रवीण काउंट होंगे इस केस में अंदर। और यह कहाँ लिखना होगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा काउंट, सेलेक्ट के साथ ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ नेम लिखा मैंने, तो ऑब्वियसली नेम काउंट हो जाएंगे। लेकिन नेम से पहले मैंने अगर डिस्टिंक्ट लिख दिया, ठीक है, कीवर्ड डिस्टिंक्ट लिख दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जहाँ रिपीटिशन होगा, ठीक है, वो रिपीटिशन कंसिडर नहीं होगा। और उस केस में जो नेम ऑलरेडी आ चुका है वही एक बार ही काउंट होगा, दूसरी बार वो काउंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं होगा। तो एक तो ये हो गया आपका। अभी इसमें एग्जाम्पल दे नहीं रखा डिस्टिंक्ट का, मैं आपको जब लैब के रिगार्डिंग इसमें अभी वीडियोस बनेंगे तो उसमें मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। और ये सेकंड लास्ट वीडियो है MySQL की प्रैक्टिकल फाइल का, जहाँ तक लिखने की बात है। प्रैक्टिकल इसका इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, तो जो आपका वीडियो होगा 1 नवंबर का, वो प्रैक्टिकल से स्टार्ट होगा आपका, याद रखिएगा। और प्रैक्टिकल इसका करके देखेंगे, सबको एग्जीक्यूट करके देखेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं। तो बात चल रही थी काउंट की, तो आपने देखा जैसे मिन को यूज़ कर रहे थे, मैक्स को यूज़ कर रहे थे, वैसे ही काउंट को यूज़ करेंगे। तो काउंट का पहले तो पता होना चाहिए काउंट करता क्या है। काउंट जैसे लिखा हुआ देखिए फर्स्ट लाइन में, द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट इंडिकेटेड स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। जो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको ये काउंट करता है, नंबर ऑफ रोज काउंट करके देता है हमेशा ये। तो नंबर ऑफ रोज काउंट करके देगा हमेशा ये, ठीक है। बाकी तो सब इसका सेम ही है। सेलेक्ट को पहले भी यूज़ कर रहे थे, अभी भी यूज़ करेंगे। फ्रॉम टेबल नेम पहले भी था, अभी भी है। कंडीशन अगर है तो कंडीशन लिखिए, नहीं है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, मार्क्स का ही एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम टेबल st_info, फ्रॉम टेबल नेम में यहाँ पर st_ रिकॉर्ड है, REC है, सॉरी st_REC है। कंडीशन यहाँ दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, वेयर मार्क्स इज लेस देन 80। तो ये सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा जहाँ मार्क्स 80 से लेस हैं। और ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं, अभी तो था, बताया था मैंने आपको 72 और 79। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हो गए, 1 और ये 2। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2। तो ये काउंट का था आपका। जैसे मैंने बताया कि वेयर कंडीशन है तो वेयर क्लॉज का यूज़ कीजिए, कंडीशन नहीं है तो वेयर क्लॉज का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं AVG की। ये AVG क्या है, एवरेज निकालने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। और बाकी तो सभी बातें वैसी ही रहेंगी जैसे मिन मैक्स और काउंट के लिए अप्लाई हो रही थी। इसका मतलब सेलेक्ट के साथ ही यूज़ करेंगे, टेबल नेम मेंशन करेंगे, कंडीशन है तो कंडीशन देंगे, कंडीशन नहीं है तो कंडीशन नहीं देंगे, ओके। उस केस में जैसे देखिए इसमें भी मैंने सेम ही कंडीशन रखी है, तो बस एक चेंज किया है इसमें। टेबल वही है st_REC, आप देख ही रहे हैं। सेलेक्ट फिर AVG, एवरेज निकालने के लिए फंक्शन का यूज़ किया मैंने। और कॉलम का नेम दे दिया एज ए पैरामीटर वैल्यू, जो है यहाँ पर इस केस में मार्क्स। टेबल st_REC है ही आपके पास, और कंडीशन फिर से सेम ही कंडीशन दे दी, मार्क्स इज लेस देन 80। और मार्क्स हमारे पास क्या आते हैं, 72 और 79। तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 75.5, ये एवरेज आएगा। अब ये एवरेज आएगा तो ये आपका आंसर भी आएगा, एक सिंगल वैल्यू आंसर आएगा, क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शन है, इसकी पहचान भी है। चलिए तो ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, एवरेज हो गया आपका, ठीक। एवरेज के बाद नेक्स्ट देखते हैं सम, लास्ट है ये, क्योंकि अभी हमने मिन देख लिया, मैक्स को पढ़ लिया, काउंट, एवरेज, और अब लास्ट में सम। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो ये टोटल निकालने के लिए सम यूज़ किया जाएगा, पर्टिकुलर किसी कॉलम का टोटल निकालना है तो हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने लिया यहाँ पर
सेलेक्ट सम मार्क्स, तो जितने भी टोटल मार्क्स होंगे, जितने मार्क्स होंगे उनका सबका टोटल हो जाएगा यहाँ पर, वो रिफ्लेक्ट होगा। और कंडीशन फिर से मैंने वही रखा, जैसे मैंने बताया कंडीशन है तो लगाइए, कंडीशन नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है वेयर क्लॉज के साथ। तो 80 से मार्क्स कौन कौन से थे आपके, 72 और 79, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट कितना आएगा, 151। तो 151 रिजल्ट कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पर देखिए। एक बार एक्चुअल टेबल देख लीजिए आप, ये एक्चुअल टेबल है आपकी, ये एक्चुअल टेबल है, ये एक्चुअल टेबल है आपकी, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो ये एक्चुअल टेबल देख लीजिए आप। तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, दिख भी रहा है यहाँ पर। बाकी तो सेलेक्ट को पहले की तरह यूज़ कर रहे थे, अभी भी यूज़ करेंगे, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। फ्रॉम के साथ टेबल नेम, वेयर के साथ कंडीशन, जो भी कंडीशन लगाते हैं, और आउटपुट आएगा। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस थे, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं और आपका रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू की फॉर्म में आता है, इसलिए इसको एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका फंक्शंस हो गए। अब बात करते हैं ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सिलेबस का पार्ट भी है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा एक हम कहें कि टॉपिक है कि जिस पर ये तो डेफिनेट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको ग्रुप बाई के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, डेफिनेटली मिलेंगे, हर बार आता है रेगुलर बेसिस पर। तो इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में मुश्किल भी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करता हूँ, ग्रुप बाई का यूज़ करते क्यों हैं। तो ग्रुप बाई का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो आइडेंटिकल डेटा है और उसका ग्रुप बनाना होता है, उस ग्रुप की फॉर्म में अरेंज करना होता है, इसलिए हम ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्रुप बाई के साथ ऑर्डर बाई भी यूज़ किया जा सकता है और वेयर भी यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे हम ग्रुप बाई को कभी इंडिविजुअल तो यूज़ करेंगे नहीं, हम ग्रुप बाई को सेलेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। तो पहले आप सेलेक्ट लिखिए, सेलेक्ट के बाद जितने भी कॉलम नेम है वो सब लिखते हैं, फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, वेयर के बाद कंडीशन लिखते हैं। तो इतना तो हम जनरली करते थे, ठीक है, वहाँ तक तो हो गया आपका। बात इसके बाद स्टार्ट होती है, अगर आपको ग्रुप बाई यूज़ करना है तो उसके बाद आप ग्रुप बाई करेंगे, जिसके बिहाफ पर भी, जिस कॉलम का भी में भी आपको ग्रुप बनाना है, उस कॉलम का नाम आप ग्रुप बाई के बाद लिखेंगे। और अगर उसको फिर आपको अरेंज भी करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर आप उसके बाद ऑर्डर बाई लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम करता है, आपको समझ में आएगा ये। देखिए एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में आप ये देखिए कुछ नेम हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कुछ नेम हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, और हम इन नेम के बिहाफ पर ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। अब आप नेम के बिहाफ पर ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप बना के करना क्या है। दूसरी बात ये भी है, हम ग्रुप बना के इनकी सैलरी टोटल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि रमेश की टोटल सैलरी कितनी है। जब मैं ये कहता हूँ रमेश की टोटल सैलरी कितनी है, तो ये होगा रमेश नाम के अगर 10 कस्टमर भी हैं या 2 कस्टमर भी हैं या 1 कस्टमर भी है, तो रमेश की टोटल सैलरी रमेश के आगे इंडिकेट हो जाए। तो जब मैं टोटल सैलरी बात करूँगा तो फिर तो मुझे एक एग्रीगेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और एग्रीगेट फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका था कि यहाँ पर जब कभी भी आप ग्रुप बाई को यूज़ करेंगे तो एक एग्रीगेट फंक्शन हमेशा होगा वहाँ पर, इसको याद रखिएगा। तो अभी चलिए एक एग्रीगेट फंक्शन लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको एक टेबल ले लेते हैं यहाँ पर। पहले तो इसको देखिए आप, सिंपली इसको देखिए, एक मिनट। सिर्फ इसको देखिए आप अभी फ़िलहाल। सेलेक्ट, तो अभी आपको नेम भी प्रिंट कराना है, तो आपने लिया नेम, और जितने भी नेम हैं उनकी सैलरी प्रिंट करानी है, तो हम लेंगे सम सैलरी, एग्रीगेट फंक्शन ले लिया हमने यहाँ पर। फ्रॉम के बाद लिया टेबल नेम, टेबल नेम क्या हो जाएगा, कस्टमर, और हमको बनाना है ग्रुप किसका, नेम का, तो हमने लिखा ग्रुप बाय नेम, ठीक है। तो ये आपका कमांड हो गई। तो जितने भी नेम हैं उनका वो सिंगल टाइम अपीयर होगा, और उनकी जितनी भी आपकी सैलरी होगी वो उसके सामने इंडिकेट हो जाएगी। जैसे हार्दिक की सैलरी 8500 है, ये इंडिकेट हो जाएगी आपकी। चलिए आगे बात करते हैं हैविंग क्लॉज की।
अब हैविंग क्लॉज हमेशा ये याद रखिएगा कि ग्रुप बाय के साथ आता है। अगर ग्रुप पर कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन हम हैविंग क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं। वेयर के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि वेयर के साथ जो वेयर कीवर्ड है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ नहीं किया करते हैं हम वेयर को। तो कभी भी अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई कंडीशन यूज़ करनी है, और एग्रीगेट फंक्शन तो ग्रुप बाय के साथ ही यूज़ होते हैं, तो इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि ग्रुप बाय के साथ अगर कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन को हमेशा हैविंग के साथ ही मेंशन करेंगे। ग्रुप पर कोई भी कंडीशन है उसको हैविंग के साथ मेंशन करेंगे। और हैविंग को लिखेंगे कहाँ? एक सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, देखिए सेलेक्ट तो हम पहले लिख रहे थे, उसके बाद फ्रॉम वेयर, यहाँ तक तो क्लियर था आपको। इसके बाद ग्रुप बाय लिख रहे थे। अगर ऑर्डर बाय भी आपको मैनेज भी करना है तो ऑर्डर बाय लिखेंगे बाद में, उससे पहले हैविंग कंडीशन लिखेंगे। या मैं इसको ऐसे कहूँ कि ग्रुप बाय के बाद जस्ट आफ्टर ग्रुप बाय आपको हैविंग क्लॉज लिखना है, अगर कंडीशन है तो। नहीं है तो लिखना ही नहीं है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर है तो फिर ग्रुप बाय के बाद आपको जो ग्रुप पर रिलेटेड कंडीशन है, एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड कंडीशन है, वो आपको हैविंग के साथ मेंशन करनी है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे ये है सेलेक्ट काउंट आईडी एज फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय एज, तो एज के यहाँ पर आपने ग्रुप बनाया और यहाँ कंडीशन दे दी एज की आपने, हैविंग एज इज़ लेस देन 26। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये डेटा शो हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम पिछली बार डिस्कस कर चुके थे। चलिए आइए कुछ अब बात करते हैं अल्टर टेबल कमांड की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्टर टेबल कमांड। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये एक DML स्टेटमेंट है, सॉरी DDL स्टेटमेंट है, DDL। और DDL की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये। तो DDL में हम जानते हैं कि जो भी टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड्स आती हैं वो DDL के अंदर आती हैं। तो इसमें भी हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। पहले हमने बना दिया है। देखिए अभी तक हम कौन कौन से DDL स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। हमको अगर टेबल क्रिएट करनी है तो हम क्या यूज़ करते थे? क्रिएट टेबल कमांड। हमको अगर टेबल ड्रॉप करनी है तो हम करते थे ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड का यूज़ करते थे। और अगर हमको अब अगर अल्टर करना है, चेंज करना है, पहले से एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल को हमको अगर चेंज करना है, चेंज करने का मतलब है कि हम उसमें एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, या पहले से कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है, उस एग्जिस्टिंग कॉलम में हमको डेटा टाइप का साइज़ बढ़ाना है या डेटा टाइप चेंज करना है, तो वो हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से। तो देखिए पहले लिखा हुआ, द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। पहले से कोई एग्जिस्टिंग टेबल है और उस टेबल में हम किसी भी कॉलम को ऐड, नए कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वो हम अल्टर टेबल कमांड के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करेंगे या हम आगे देखेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कंस्टेंट और ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ कॉलम ही ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है या कॉलम को ही मॉडिफाई करना है। अल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम जो कंस्टेंट्स हैं, जैसे नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, चेक है, डिफ़ॉल्ट है, इन कंस्टेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने टेबल क्रिएशन के टाइम पर ये कंस्टेंट अप्लाई नहीं किए हैं या पहले से कर रखे हैं और हमको इनको डिलीट करना है, हटाना है, तो हम अल्टर टेबल कमांड के थ्रू इनको हटा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं बाद में भी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन आपने अप्लाई नहीं किया, कोई कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया, लेकिन बाद में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से टेबल बनानी पड़ेगी और पहली टेबल को डिलीट करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अल्टर टेबल कमांड के थ्रू आप बाद में भी उन कंस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कंस्टेंट को हटाना है तो वो भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में तो हम इसे अल्टर टेबल कमांड में सिर्फ ये सीखेंगे कि कॉलम कैसे ऐड किए जाते हैं, कॉलम कैसे डिलीट किए जाते हैं और कॉलम कैसे मॉडिफाई किए जाते हैं अल्टर टेबल कमांड के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि कंस्टेंट को कैसे अप्लाई किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ही देखिए इसका सिंटैक्स, देखिए इसका सिंटैक्स समझने की कोशिश कीजिए। सिंटैक्स क्या है इसका? सबसे पहले लिखते हैं हम अल्टर टेबल। अल्टर टेबल के बाद लिखा आपने टेबल का नेम, जिस टेबल को भी आप अल्टर करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं।
इसमें अल्टर टेबल में एक बात और, यहाँ पर अल्टर टेबल में और अपडेट में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टर टेबल से स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और अपडेट से डेटा को चेंज करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेटा को चेंज करना है मतलब अपडेट करना है तो अपडेट टेबल कमांड, और टेबल का स्ट्रक्चर ही चेंज करना है तो फिर अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल एक DDL है, कमांड है, और आपकी अपडेट आपका DML में आता है आपका, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, तो अल्टर टेबल के बाद टेबल नेम और फिर उसके बाद कीवर्ड ऐड और उसके बाद कॉलम, जो भी कॉलम आप ऐड करना चाह रहे हैं उसके डेटा टाइप के साथ वो मेंशन कर देंगे। जैसे एक टेबल कस्टमर है और इसमें मैं एक कॉलम ईमेल का ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड ईमेल और ईमेल का डेटा टाइप और साइज, वो क्या हो गया, वैरकैर 255। तो ये हो गया इसके साथ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप कॉलम कमांड। तो अभी आपको अगर कॉलम को ड्रॉप करना है तो फिर आप क्या करेंगे, ऐड करने का आपने देख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कस्टमर टेबल में एक कॉलम नेम ईमेल ऐड हो गया जिसका साइज 255 है, डेटा टाइप वैरकैर है। आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करने के लिए आपको बाकी सब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ऐड की जगह आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम। याद रखिए ड्रॉप और कॉलम दोनों वर्ड लिखेंगे, खाली ड्रॉप नहीं लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप तो ये कमांड थी अपने आप में टेबल को डिलीट करने के लिए, तो यहाँ ड्रॉप कॉलम लिखेंगे। तो लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम, एग्जाम्पल लेते हैं, टेबल का नेम हो जाएगा कस्टमर, और फिर लिखेंगे यहाँ पर कॉलम नेम, कॉलम नेम हो जाएगा ड्रॉप कॉलम, और उसके बाद जिस कॉलम का भी आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं सिर्फ उसका नेम लिखेंगे। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका डेटा टाइप और साइज़ के कॉलम का नेम लिखेंगे, क्योंकि वो ज़रूरत तो तब पड़ती है जब हम ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ बताना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप और साइज़ क्या है। ड्रॉप कर रहे हैं तो खाली कॉलम नेम लिखेंगे, वो ड्रॉप हो जाएगा आपका। तो याद ये रखिएगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ड्रॉप कॉलम लिखेंगे कम्प्लीटली। अक्सर बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं, यहाँ खाली ड्रॉप लिखते हैं, तो ड्रॉप कॉलम कम्प्लीट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स भी देख लीजिए। तो एग्जांपल मैंने डायरेक्ट समझा दिया आपको, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब चलिए मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए ये है कि आपको अल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अभी आपने ड्रॉप के लिए क्या यूज़ किया था, ड्रॉप के लिए आपने यूज़ किया था ड्रॉप कॉलम। मॉडिफाई करने के लिए करेंगे मॉडिफाई कॉलम, इन दोनों को लिखेंगे। और मॉडिफाई कॉलम लिखने के बाद उस कॉलम का नेम, ठीक है, उसका डेटा टाइप, आपको डेटा टाइप या साइज जो भी चेंज करना है वो आप लिख सकते हैं इसके बाद। देखिए यहाँ ऐसा है कि अगर आप साइज़ बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपका साइज, आपका पहले डेटा टाइप वैरकैर था और आप उस डेटा टाइप को वैरकैर ही रखना चाह रहे हैं, लेकिन साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर साइज़ कम करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई आपने टेबल बना रखी है पहले से और उस टेबल के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग डेटा होगा। मे भी पॉसिबल क्या साइज़ करने से वो आपका रिड्यूस साइज में कन्वर्ट ना हो पाए, तो इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप हमेशा साइज़ बढ़ाते हैं, कभी कम नहीं करते, जब कभी भी मॉडिफाई करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कम करने की कोशिश करेंगे एरर आएगी इसके अंदर। दूसरी बात ये थी कि अगर आप कॉलम नेम चेंज, कॉलम नेम का डेटा टाइप भी चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्ट्रिंग को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। कैर को वैर कैर कर सकते हैं, वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो मॉडिफाई में के साथ ये भी रहता है आपका कि साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और डेटा टाइप अगर चेंज करना है तो सिर्फ वही डेटा टाइप चेंज करेंगे जो सिमिलर हैं आपके, जो सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपका कोई जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखिए, अल्टर टेबल पर्सन मॉडिफाई एज, एज को हमें मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है, मैंने इस पर कंस्टेंट ऐड कर दिया, डेटा टाइप भी चेंज नहीं किया, मैंने तो कंस्टेंट ही अप्लाई कर दिया, तो मैंने इसके आगे लिख दिया नॉट नल। अब इस पर नॉट नल वर्क करेगा, मीनिंग आप एज को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, नल नहीं छोड़ सकते आप यहाँ पर। तो ये था आज के बारे में अल्टर टेबल कमांड के बारे में। कल डिटेल में कंस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अल्टर टेबल कमांड के थ्रू कंस्टेंट को कैसे अप्लाई किया जाता है।
और ये लास्ट है टॉपिक इसका प्रैक्टिकल फाइल का आपका। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।